श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आइए मित्रों, आज हम गर्भाधारण के विषय में कुछ चर्चा रखते हैं कि हमको गर्भाधारण संस्कार कैसे करना चाहिए, किस दिन में करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए। इस सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि गर्भाधारण, गर्भ को धारण कैसे किया जाता है। गर्भ जो स्त्री का गर्भाशय है, उसको सामान्य अर्थ में उस गर्भाशय में पुरुष का वीर्य रूपी बीज को रखना या स्थापित करना, हम इसी को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में बीज रूप शुक्र का स्थापित करना, हमारे शास्त्रों में स्त्री को क्षेत्र कहा गया है और पुरुष को बीज। जैसे बीज बोने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुरुष रूपी बीज के स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित होने की यथोचित क्रिया को ही हम गर्भाधान कहते हैं। लेकिन यह सामान्य रूप से समस्त जीवधारियों में, चाहे वह स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, सहज रूप से सहवास होता ही है, जिसका परिणाम संतान उत्पत्ति है। यह एक मैथुनिक क्रिया है, परंतु मैथुनिक सृष्टि का पार्श्विक विचार है। हम एक मर्यादित पुरुष हैं, हमको मर्यादा में रहकर सृष्टि के बनाए हुए नियम पर चलना पड़ता है और विवेक संपन्न होकर पार्श्विक धरातल से ऊपर उठकर निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भाधान संस्कारों का विधान बताया, ताकि स्वेच्छाचार एवं कामाचार पर नियंत्रण हो और सुसंस्कृत माता पिता द्वारा उत्पन्न संतान आध्यात्मिक और बलवान हो, सुंदर हो, विवेकशील हो, विवेक संपन्न हो। ऐसी भावना के साथ हमें ये संस्कार को संपन्न करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे उपाय होते हुए भी हमारा जो संतान की उत्पत्ति हो रही है, कोई निर्बल हो रहा है, कोई रोगी हो रहा है, कोई अपंग पैदा हो रहा है, आदि आदि। हमने बहुत ऐसे संतान को देखा है। इसलिए अच्छे संतान की उत्पत्ति के लिए माता पिता को सदाचार संपन्न होना चाहिए, ऋतुकाल उपस्थित होना चाहिए और ऋतुकाल में निश्चित तिथियों को त्याग करना चाहिए। आइए हम उस दिन और नक्षत्र के बारे में जानते हैं कि किस दिन और कौन सा समय का परित्याग करके हमको स्त्री पुरुष का सहवास करना चाहिए। इस विषय में हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पारों के दिनों में सहवास नहीं करना चाहिए, भद्रा तिथि में सहवास नहीं करना चाहिए, रिक्ता तिथि यानी चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास, पूर्णिमा को सहवास नहीं करना चाहिए, चतुर्थी, चौदस और नौमी तिथि को भी सहवास नहीं करना चाहिए। संध्या काल में भी सहवास नहीं करना चाहिए।
और मंगलवार, रविवार, शनिवार तथा रजोदर्शन से 4 रात्रि को छोड़कर सहवास करना चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो नक्षत्र बताए गए हैं उसमें उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, मृगशिरा, हस्ता, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवणा, घनिष्ठा, शतभिषा, इन नक्षत्रों को गर्भाधारण के समय में शुभ माना गया है। इसके उपरांत ग्रहण काल में भी सहवास नहीं करना चाहिए, तिथि के क्षय में भी सहवास नहीं करना चाहिए। इस सब का परित्याग कर शुद्ध आचरण के द्वारा देव पूजन, भगवत आराधन, विष्णु का स्मरण करते हुए हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान बताया गया है कि इस तरह मन में भावना करते हुए सहवास करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला संतान स्वस्थ और विवेकशील, बलवान, सुंदर हो। माता को भी सात्विक होना चाहिए, राजस तामस भावनाओं से भावित अच्छा बुरा बुराई को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गर्भ में उस बीज के रूप में उस संतान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो गर्भ धारण करने वाली स्त्री है उसको तामस भोजन से बचना चाहिए, अश्लील दृश्यों से भी बचना चाहिए, उसको सात्विक देव दर्शन, संत दर्शन आदि करना चाहिए। गंदे गीत सुनना, गाना छोड़कर सात्विक भजन कीर्तन ही सुनना चाहिए। गंदे उपन्यास पढ़ना, सुनना, सुनाना छोड़कर रामायण, भागवत आदि की सात्विक ग्रंथ पढ़ना और सुनाना चाहिए। तामस भोजन में मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, तीक्ष्ण मिर्च मसाला को त्याग करना चाहिए। सात्विक भोजन दूध, घी, दाल, रोटी आदि का प्रयोग करना चाहिए। गर्भकालीन समय में स्त्री और पुरुष की जैसी भावना होती है वैसे ही बीज उस स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट होता है। हमारे सद्ग्रंथों में ऐसा बताया गया है। इसलिए स्त्री को ये सब विचार करके स्वच्छ चित होकर पति पत्नी दिन में खीर बनाकर देव पूजन कर, खीर का प्रसाद ग्रहण कर, तांबूल भक्षण कर, भगवान का स्मरण करते हुए पति पत्नी दोनों को सहवास करना चाहिए। इससे गर्भ में आने वाला जो संतान है वह स्वच्छ, विद्वान, बलिष्ठ और निरोगी उत्पन्न होता है। इस तरह विचार करके हमको ये सब क्रिया करनी चाहिए। जो भी पुत्र और पुत्री चाहते हैं वो गरुड़ पुराण के अनुसार सम और विषम दिन की भी इसमें वर्णन किया गया है। इसलिए हम इसको आगे बताएंगे आने वाले अगले वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये विचार अच्छा है तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना
और अपने परिवार में अपने बच्चों को इसका जहाँ तक हो सामने इस उद्देश्य को रखना। इसके साथ ही आप सभी को मेरा प्रणाम। हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र और पुत्री की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम बताएंगे। सभी को मेरा शुभ प्रणाम।